मैं आपका जीतू राजस्थान जयपुर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है इतिहास के अंदर कि कहां से कहां तक का टाइम पीरियड होता है जो कि हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए, वैसे तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत मध्यकालीन भारत के अंदर ज्यादातर मुस्लिम वंश ने शासन किया था। मुस्लिम वंशों में शासन की शुरुआत 712 ईस्वी के अंदर हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है कि सबसे पहले भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, उसकी जानकारी हमें 712 ईस्वी के अंदर मिलती है। हालांकि मुस्लिम आए कहां से थे, कहां से इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, कहां से इस्लाम धर्म आया है, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म की शुरुआत 570 ईस्वी के अंदर सऊदी अरब के मक्का के अंदर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और वही इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। आज इस्लाम धर्म उन्हीं के अनुसार चलता है और उन्हीं हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी के अंदर। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी के अंदर मक्का के अंदर, सऊदी अरब मक्का में, जहां आज इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी मस्जिद है। वहीं मक्का सऊदी अरब के अंदर इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी के अंदर और उनकी मृत्यु 632 ईस्वी के अंदर। यहां से हम इस्लाम धर्म की शुरुआत को मानते हैं। हालांकि उसके बाद तक भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी मुस्लिम आक्रांताओं की कोई भी हलचल नहीं हुई थी। सबसे पहले भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था 712 ईस्वी के अंदर। अब हालांकि आक्रमण 712 ईस्वी के अंदर हुआ था, लेकिन इस दौरान भारत के अंदर अलग अलग विदेशी आए थे और उन विदेशियों ने हमारी भारत भूमि को अलग अलग नाम से पुकारा था। उनके अंदर जो ईरानी आए थे, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने। भारत को क्या कहा था? हिंदुस्तान। ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। जो आज हिंदुस्तान है, ये नाम सबसे पहले ईरानियों ने ही लिया था। उसके बाद आते हैं यूनानियों ने भारत को सबसे पहले कहा था इंडिया। यूनानियों ने भारत का नाम सबसे पहले क्या लिया था? इंडिया। और जो अरबी शासक आए थे, उन्होंने इस जगह को, यहाँ के जो लोग थे, उन लोगों को कहा था हिंद, और इस क्षेत्र पर जहां पर हम रहते हैं और उसी स्थान को कहा था हिंदुस्तान। तब से भारत का नाम हिंदुस्तान चल रहा है। अब यहाँ तक हालांकि किसी प्रकार का कोई भी भारत में ना तो मुस्लिम शासक आता है, ना कोई भी मुस्लिम आक्रांत आता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। और भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम आक्रमण आता है। प्रथम मुस्लिम आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। कब करता है? 712 ईस्वी के अंदर। अब 712 ईस्वी के अंदर ये आक्रमण करता है तो उसमें वहां का शासक था दाइर। जब मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत का शासक था जो भारत के अंदर जो पश्चिमी अभी जो वर्तमान हाल पाकिस्तान के अंदर क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने आक्रमण किया था और वहां का शासक था दाहिर। और दाहिर का पुत्र है चच। और उसने एक पुस्तक लिखी थी, प्रथम अरबी पुस्तक चचनामा। उसी चचनामा के अंदर भारत के अंदर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है। भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सन 712 ईस्वी के अंदर और आक्रमण किया था। उसमें शासक कौन था? शासक दाहिर था। और इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है? दाहिर का पुत्र था चच और उसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी चचनामा। उसी के अंदर हमें इसकी संपूर्ण जानकारी मिलती है। 712 ईस्वी के बाद तक भी भारत के अंदर एक बार आक्रमण हुआ और उसके बाद कोई भी मुस्लिम आक्रमण और किसी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं हुई थी। फिर भारत के अंदर सबसे बड़ा मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत के अंदर मानते हैं गजनी साम्राज्य। भारत के अंदर 732 ईस्वी के बाद तक किसी प्रकार कोई मुस्लिम हलचल नहीं हुई थी। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण के बाद किसी भी साम्राज्य की शुरुआत होती है तो साम्राज्य का नाम है गजनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? गजनी साम्राज्य। और हम उसका दूसरा क्या नाम कहते हैं? उसे हम यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं। गजनी साम्राज्य का दूसरा नाम यामिनी वंश भी है। गजनी साम्राज्य दूसरा नाम यामिनी वंश भी है। अब यामिनी वंश कहाँ था, कौन इसका संस्थापक था,
कैसे उसने भारत पर आक्रमण किया था, यामिनी वंश के किस शासक ने भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किए थे, उसके आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, किसके लिए उसने आक्रमण किया था, और जब जब आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक कौन कौन थे, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखो, गजनी साम्राज्य जिसका दूसरा नाम है यामिनी वंश, इसका संस्थापक था अल्पतगीन नाम का एक तुर्क सरदार था। अल्पतगीन, क्या नाम है? अल्पतगीन। अल्पतगीन नाम का एक तुर्क सरदार था जिसने 932 ईस्वी के अंदर, कब स्थापना हुई थी इसकी? सन 932 ईस्वी के अंदर गजनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। गजनी कहां पड़ता है? वर्तमान अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र है, वहां गजनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी एक अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। हालांकि अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन अल्पतगीन ने भारत पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं किया, किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं की थी अल्पतगीन ने। अल्पतगीन का जब अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है तो उसका गुलाम जो दामाद 977 ईस्वी के अंदर इस गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका गुलाम दामाद सन 977 ईस्वी के अंदर उसकी गद्दी पर बैठता है और उसका नाम है सुपुतगीन। तो दामाद है, उसका नाम है सुपुतगीन, और उसी सुपुतगीन का पुत्र है महमूद गजनी, जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम आक्रमण करता है, वो है महमूद गजनी। ये महमूद गजनी पुत्र था सुपुतगीन का। महमूद गजनी पुत्र था सुपुतगीन का। सुपुतगीन कौन था? जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था अल्पतगीन, उसका दामाद था। महमूद गजनी कहां से आया? देखो, महमूद गजनी था सुपुतगीन का पुत्र। सुपुतगीन कौन था? जो अल्पतगीन तुर्क सरदार था, उसका गुलाम दामाद था, जो 977 ईस्वी के अंदर गद्दी पे बैठा था, और उसका पुत्र सुपुतगीन का पुत्र है महमूद गजनी। अब भारत के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम आक्रमण कौन करेगा? महमूद गजनी। महमूद गजनी इस गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था सन 998 ईस्वी के अंदर। महमूद गजनी गजनी साम्राज्य की गद्दी पे कब बैठा था? सन 998 ईस्वी के अंदर। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसका मेन टारगेट था भारत पर आक्रमण करना, क्योंकि उस समय भारत बहुत धनाढ़ था और भारत के अंदर इसका एक उद्देश्य था कि यहाँ से अधिक धन लूट कर अपने गजनी साम्राज्य के अंदर लेके जाना। और उन्होंने 998 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठा और इसने भारत में टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। हर बार बड़े बड़े आक्रमण किए थे इसने, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इसने आक्रमण किए थे, और हर लगभग इसका पूरा सभी के सभी आक्रमण सफल ही माने जाते हैं। उसने टोटल भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार। किसने आक्रमण किए थे? गजनी साम्राज्य के शासक था महमूद गजनी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, अब इसका पहला आक्रमण गजनी साम्राज्य के महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण होता है 1000 ईस्वी के अंदर। 1000 ईस्वी के अंदर महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण होता है हिंदुशाही के राजा के विरुद्ध। पंजाब में आक्रमण होता है, पंजाब में क्षेत्र है, वहां पर महमूद गजनी ने प्रथम आक्रमण किया था 1000 ईस्वी के अंदर। ये भी भारत में इसका प्रथम सफल आक्रमण ही माना जाता है। महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी के अंदर हिंदुशाही जो राजा का नाम था उसके विरुद्ध। ये कहां पे शासक था? पंजाब का शासक था। वर्तमान का पंजाब नहीं है ये पंजाब अभी वर्तमान का पाकिस्तान और वर्तमान का भारत का जो पंजाब है उस एरिया का वहां का शासक था। ये इसके खिलाफ आक्रमण किया था। फिर इसका दूसरा सफल बड़ा आक्रमण 1001 ईस्वी के अंदर 1001 ईस्वी के अंदर इसने आक्रमण किया था जयपाल के विरुद्ध। दूसरा इसका सफल बड़ा आक्रमण आता है जयपाल के विरुद्ध। अब जयपाल भी पंजाब का शासक था। जयपाल पर जब आक्रमण करता है, जयपाल पर इसने इतनी बार आक्रमण किए कि इसने इसे तंग आकर आत्मदाह कर लिया था। तो तुर्कों से तंग आकर आत्मदाह करने वाला पहला शासक कौन था? जयपाल, जिस पर 1001 ईस्वी के अंदर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने कितनी बार आक्रमण किए? भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी के अंदर हिंदुशाही के विरुद्ध शासक था। हिंदुशाही के विरुद्ध पंजाब का जो शासक था उसके विरुद्ध आक्रमण किया था। फिर 1001 ईस्वी के अंदर जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था और इसने जयपाल को इतना तंग किया कि जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। तो प्रथम हिंदू शासक कौन था जिसने इन अफगान गजनी साम्राज्य के शासक महमूद गजनी से तंग आकर के आत्मदाह किया था? वो था जयपाल।
फिर इसका एक बड़ा आक्रमण होता है 1008 ईस्वी के अंदर। 1008 ईस्वी के अंदर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था नगरकोट मंदिर। नगरकोट एक बहुत बड़ा माता का मंदिर था, उस पर आक्रमण किया था और वहां की मूर्तियों को तोड़ दिया था। उस माता की मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया था, इसीलिए महमूद गजनी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। और इसने इन मूर्तियों को तोड़ करके वहां के जो ईसाई है उनको मांस तोड़ने के लिए बांट दिया था, इसलिए महमूद गजनी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। और नगरकोट में आक्रमण किया था, तो नगरकोट इस हम युद्ध को किस नाम से जानते हैं? ये युद्ध, इसको जो नगरकोट है उस युद्ध को हम जानते हैं वेहिंद के युद्ध के नाम से। जो 1008 ईस्वी के अंदर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था नगरकोट के अंदर, उसको हम वेहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। और उसमें वहां का शासक कौन था? अनंतपाल था। जब 1008 ईस्वी के अंदर उसने आक्रमण किया था तो वहां का शासक था अनंतपाल, और हम इसका वेहिंद के युद्ध के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसका सबसे बड़ा और सबसे सफल आक्रमण जो माना जाता है वो होता है 1025 ईस्वी के अंदर सौराष्ट्र, जो वर्तमान गुजरात का क्षेत्र है, इसका 1025 ईस्वी के अंदर आक्रमण हुआ था। सौराष्ट्र जो वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र है, सौराष्ट्र के अंदर आक्रमण हुआ था। और सौराष्ट्र के अंदर उसने मंदिर को लूट के ले गया था और सौराष्ट्र मंदिर को लूटा था और उस वापस मंदिर का निर्माण कराया था भीमदेव फर्स्ट ने। सौराष्ट्र से सोमनाथ मंदिर है, उस सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनी ने। सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने कब लूटा? सन 1025 ईस्वी के अंदर इसका आक्रमण हुआ था और इस मंदिर को उसने बुरी तरह से लूट लिया था। फिर इस मंदिर का वापस पुनर्निर्माण कराता है भीमदेव सेकंड, जो वहां पर चालुक्य वंश का शासक था। तो वापस 1025 ईस्वी के अंदर जब महमूद गजनी उस सोमनाथ सौराष्ट्र मंदिर को लूटता है तो वापस कौन निर्माण करवाता है उस मंदिर का? भीमदेव फर्स्ट निर्माण करवाता है। अब यहां तक आक्रमण करता गया। जब ये सौराष्ट्र मंदिर को लूट के जा रहा था वापस, तो राजस्थान के कुछ भाग के अंदर, क्योंकि मानो गुजरात से धन लूट के लेकर जा रहा तो राजस्थान से होकर जाना पड़ेगा, राजस्थान पंजाब से होकर जाना पड़ेगा। तो उसका 1000 जब ये 25 आक्रमण करके जब यहाँ से धन लूट के लेके जा रहा था तो कुछ धन जो वहां के जाट थे उन्होंने उस धन को कोष लिया था। और जब इसकी सूचना उसको मिली थी महमूद गजनी को, तो उसने जाटों के विरुद्ध वापस अटैक किया। तो महमूद गजनी का अटैक, लास्ट अटैक जो सफल आक्रमण मानते हैं वो 1027 ईस्वी के अंदर हम जाटों के विरुद्ध मानते हैं। और 1030 ईस्वी के अंदर महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। अब महमूद गजनी की 1030 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है। अब कारण क्या था? भाई इतनी बार आक्रमण करे और यहाँ पर इसका कोई विरोध नहीं करे, इसके पीछे भी बड़े कारण थे। क्योंकि कुछ कोई तो था जो यहाँ से उनका सपोर्ट कर रहा था। उसके पीछे कारण क्या थे कि जो इसकी सेना थी, जो इसके बड़े बड़े सेनापति थे, बड़े बड़े पद पे भारत के सेवनराय और तिलक जैसे व्यक्ति थे जो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रमोट कर रहे थे। सेनापतियों का नाम था, एक का नाम था सेवनराय और एक का नाम था तिलक, जो कि महमूद गजनी की सेना के अंदर थे। उन्हीं के कहने पे उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था। हर बार इतनी, तभी तो 17 बार आक्रमण कर दिया और कोई का विरोध नहीं करे, क्योंकि उसकी सेना के अंदर सेवनराय और तिलक जैसे बड़े बड़े सेनापति थे। और उसने, अब इस दौरान होता क्या था, मान लो महमूद गजनी आक्रमण कर रहा था तो उस दौरान अफगानिस्तान के आसपास का जो भी क्षेत्र है वो एक तरीके से इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है। क्योंकि जितनी भी मान लो भारत के अंदर आक्रमण करना है, उसकी जहां भी गतिविधि है वो सब उनका केंद्र कहां बन गया था? अफगानिस्तान केंद्र बन गया था। वहां से भी पूरी जितने भी आक्रमण की सूचना है, कहाँ करना है, कैसे करना, पूरी रणनीति कहाँ से बनती थी? अफगानिस्तान में बनती थी। इसीलिए महमूद गजनी के समय अफगानिस्तान एक इस्लाम का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। अब महमूद गजनी जब आक्रमण करता है, या महमूद गजनी का शासनकाल, उसके दौरान उसने सिक्के चलाए थे। जब वो शासन करेगा तो अपने साम्राज्य के अलग से सिक्के चलाता है। अलग अलग साम्राज्य के अपने अलग अलग कुछ पहचान के सिक्के होते हैं। तो महमूद गजनी भी सिक्के चलाए थे। जब महमूद गजनी ने सिक्के चलाए थे तो उसने अपनी सिक्कों की अलग से पर्टिकुलर पहचान रखी थी। सिक्कों की क्या पहचान थी कि उसने एक तरफ संस्कृत भाषा और दूसरी तरफ उसने अरबी भाषा में लिखवाया था। एक तरफ संस्कृत भाषा थी और दूसरी तरफ अरबी भाषा थी, और उस सिक्के का वजन था 3 ग्राम। और उसने सिक्के चलाए थे, उन सिक्के का वजन कितना था?
3 ग्राम, और उस सिक्के के एक तरफ तो थी संस्कृत लिखी हुई और दूसरी तरफ उस सिक्कों के लिखी हुई थी अरबी भाषा लिखी हुई थी। महमूद गजनी ने किस प्रकार के सिक्के चलाए थे? एक तरफ संस्कृत लिखी हुई थी और दूसरी तरफ अरबी लिखी हुई थी। सोने के सिक्के चलाए थे और उन सिक्कों का वजन था 3 ग्राम। अब मान लो जब भारत आता है ये महमूद गजनी, तो उसके साथ बहुत बड़े बड़े इतिहासकार साथ आते हैं यहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए, क्या करता है, कैसे करता है, उन सब के बारे में। उसके साथ बहुत बड़े बड़े शासक आए जिसके अंदर हम पढ़ते हैं अलबरूनी है, फिरदौसी है, उत्बी है और बेहाकी। कौन कौन से इतिहासकार आए थे इसके साथ? अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और बेहाकी। कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछते हैं कि अलबरूनी किसके शासनकाल के अंदर भारत आया था? अलबरूनी आया था महमूद गजनी के साथ भारत आया था 1000 ईस्वी के अंदर। जब महमूद गजनी प्रथम बार भारत आया था तो उसके साथ आने वाला कौन था? अलबरूनी। अलबरूनी जिसका पूरा नाम था अबू रेहान महमूद। जब अलबरूनी किसके साथ आया था भारत? महमूद गजनी के साथ आया था। और इसका अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान महमूद। पुराणों का जिसने सबसे पहले अध्ययन किया था अपनी अरबी भाषा के अंदर, वो साल कौन था? अलबरूनी। पुराणों का सबसे पहले अध्ययन किया था अलबरूनी ने। और अलबरूनी ने बहुत प्रमुख पुस्तकें लिखी थी जिसका नाम तारीख हिंद है, तारीख उल हिंद, किताब उल हिंद। कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि तारीख उल हिंद और किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो तारीख उल हिंद और किताब उल हिंद पुस्तक लिखी गई है अलबरूनी के द्वारा। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अलबरूनी के द्वारा। अलबरूनी कौन था? अलबरूनी महमूद गजनी के साथ आने वाला एक मुस्लिम इतिहासकार था। अब आता है दूसरा इतिहासकार जिसका नाम है फिरदौसी। फिरदौसी ने हुमर की उपाधि धारण की थी। फिरदौसी ने किसकी उपाधि धारण की थी? हुमर की उपाधि। फिरदौसी ने हुमर की उपाधि धारण की थी और उसने भी बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी थी। और तीसरा इसके साथ शासन काल में उसके साथ आता है उत्बी। उत्बी ने किताबें लिखी थी, किताब उल यामिनी, क्योंकि उत्बी किताब उल यामिनी पुस्तक लिखता है क्योंकि इस वंश का दूसरा नाम क्या है? यामिनी वंश। तो इसलिए उत्बी ने पुस्तक लिखी थी किताब उल यामिनी और तारीख उल यामिनी, जो क्या है इस यामिनी वंश का पूरी तरह से विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। तो उत्बी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, एक का नाम है किताब उल यामिनी और दूसरे का नाम है तारीख उल यामिनी। और इसी के साथ जब सुपुद्दीन शासक था, जो महमूद गजनी से पहले शासक था सुपुद्दीन, उसके ऊपर भी पुस्तक लिखी गई थी। वो पुस्तक लिखी गई थी बेहाकी के द्वारा। किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? बेहाकी के द्वारा। जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था उसने पूर्व के पेरिस की उपाधि उसने धारण की थी और तारीख सुपुद्दीन नामक उसने एक पुस्तक लिखी थी। तारीख सुपुद्दीन पुस्तक लिखी थी बेहाकी ने और उसने पूर्व के पेरिस की उपाधि धारण की थी। अब देखो एक बार हम वापस इसका पूरे से रिवीजन कर लेते हैं। देखो भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमण और मध्यकालीन भारत। वैसे भारत के अंदर मध्यकालीन भारत की शुरुआत की मानते हैं हम 712 ईस्वी के अंदर, जब इसने आक्रमण किया था महमूद बिन कासिम ने, उससे हम मानते हैं। हालांकि भारत के अंदर मध्यकालीन का पीरियड हम 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, क्योंकि इस 1000 वर्ष तक के 712 से लेकर 1707 कौन शासन था इसमें? औरंगजेब, जो कि मुगल शासक, सबसे ज्यादा सक्रिय मुगल शासक था, अंतिम। हालांकि वैसे तो हम अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर सेकंड को मानते हैं, लेकिन बहादुर शाह जफर सेकंड औरंगजेब जितना शक्तिशाली शासक नहीं था, क्योंकि बहादुर शाह जफर सेकंड के समय तो अंग्रेज अपनी मनमर्जी करने लगे थे, लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल था तब अंग्रेजों ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि औरंगजेब के अगेंस्ट जाकर कुछ काम कर लें। इसलिए जब मान लो इम्पोर्टेंट मानते हैं मध्यकालीन भारत के अंदर, तो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का ही हम टाइम पीरियड मध्यकालीन भारत के अंदर मानते हैं, क्योंकि यही पीरियड था जिसके दौरान भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं ने या मुस्लिम वंश ने शासन किया था। अब देखो मुस्लिम वंश की शुरुआत मानते हैं हम। मुस्लिम वंश के प्रवर्तक कौन थे? उनके प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब, मुस्लिम वंश के प्रवर्तक
हजरत मोहम्मद साहब थे, उनका जन्म हुआ था मक्का के अंदर, जो मुस्लिम वंश की अभी सबसे पवित्र जो स्थान माना जाता है उनका मक्का है। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी के अंदर और उनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी के अंदर। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म सन 570 ईस्वी और हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु सन 632 ईस्वी के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसका भारत में तब तक कोई रिलेशन नहीं था, क्योंकि किसी प्रकार की कोई मुस्लिम हलचल भी नहीं थी। और अब इस दौरान टाइम पीरियड के दौरान होता क्या है कि अलग अलग शासन काल के अंदर अलग अलग आदमी आते हैं भारत के अंदर, और उन्होंने भारत को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। भाई ईरानी आए थे, ईरानी ने भारत को पुकारा था हिंदुस्तान। जब यूनानी आए थे तो यूनानी ने भारत को कहा था इंडिया। और जब अरबी आए थे, जब अरबी भारत के अंदर आए थे तो अरबी ने यहाँ के लोगों को हिंद कहा था और इस जगह को हिंदुस्तान कहा था। ईरानियों ने क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा था। यूनानियों ने क्या कहा था? इंडिया कहा था। और अरबी लोगों ने इस स्थान को हिंद कहा था और यहाँ के हिंदुस्तान कहा था। फिर आता है भारत के अंदर प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण, जो होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सन 712 ईस्वी के अंदर। और उस समय वहां का शासक था दाहिर। इसकी जानकारी दाहिर का पुत्र था चच, उसके द्वारा एक अरबी पुस्तक लिखी गई चचनामा, उसी के दौरान हमें इसकी जानकारी मिलती है। 712 के बाद भी एक बार आक्रमण हो जाता है, किसी प्रकार कोई भी हलचल नहीं होती है। फिर भारत के अंदर एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसका नाम है गजनी साम्राज्य। दूसरा नाम है यामिनी वंश। और इसकी गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 ईस्वी के अंदर गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 ईस्वी के अंदर किसने की थी? गजनी साम्राज्य की स्थापना एक अल्पतगी नाम का तुर्क सरदार था। अल्पतगी नाम के तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। हालांकि अल्पतगी ने भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं किया था। फिर वहां का शासक बनता है अल्पतगीन का गुलाम दामाद 977 ईस्वी के अंदर वहां का शासक बनता है। और 977 ईस्वी शासक बनता है। फिर इसका सुपुतगीन, इसका नाम है सुपुतगीन, और सुपुतगीन का पुत्र है महमूद गजनी। भारत पर सफल आक्रमण जितना भी करेगा ये महमूद गजनी करेगा। ये 998 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठा था और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। और आक्रमण करने का एक उद्देश्य था यहाँ से अधिक धन लूट के अपने वहां गजनी के अंदर लेके जाना। इसने अलग अलग आक्रमण किए थे। 1000 ईस्वी के अंदर हिंदुशाही के विरुद्ध, हिंदुशाही राजा का नाम था, उसके विरुद्ध पंजाब में आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी के अंदर जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था और उसी जयपाल ने इनसे तंग आकर के आत्मदाह किया था। फिर 1008 ईस्वी के अंदर नगरकोट के अंदर एक माता के मंदिर को तोड़ करके उसकी मूर्तियों को जो वहां के इस कसाई है उनको दे दिया था। और इस युद्ध को हम हिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। और वहां का शासक था उसमें आनंदपाल। फिर भारत में सबसे बड़ा आक्रमण होता है 1025 ईस्वी के अंदर सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर को लूटना, पूरी तरह से मंदिर को लूट करके इसने तहस नहस कर दिया था। फिर वहां एक शासन करता है भीमदेव सेकंड, जो कि चालुक्य वंश का शासक होता है। फिर 1027 ईस्वी के अंदर जब ये लूट के जा रहा था तो कुछ जाटों ने उसका धन लूट लिया था, इसने आक्रमण किया था 1027 ईस्वी के अंदर जाटों के विरुद्ध। 1030 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और कारण क्या था कि उसकी सेना में सेवंतराय और तिलक जैसे बड़े बड़े व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन थे, इसलिए उसकी इतनी हिम्मत हो गई थी यहाँ भारत के अंदर आक्रमण करने की। उसने सिक्के चलाए थे, एक संस्कृत भाषा लिखी हुई थी और एक तरफ अरबी भाषा लिखी हुई थी। उसका वजन था 3 ग्राम। उसके साथ भारत के अंदर बड़े बड़े इतिहासकार आए थे। उसने यहाँ की स्थिति के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंदर हम नाम पढ़ते हैं अलबरूनी है, फिरदौसी है, उत्तबी है और बेहकी जैसे। अलबरूनी का नाम अबू रेहान महमूद पढ़ते हैं। और पुराणों का सबसे पहले अध्ययन करने वाला शासक जो इतिहासकार था वो अलबरूनी था। और उसने तारीख उल हिंद और किताब उल हिंद नामक पुस्तक भी लिखी थी। और फिरदौसी आया था, फिरदौसी ने होमर की उपाधि धारण की थी। और उत्बी था, उत्बी ने किताब उल हिंद, किताब उल यामिनी और तारीख उल यामिनी जैसी पुस्तकें लिखी थी। और एक आता है बेहकी, जिसने तारीख सुपुतगीन और पूर्व के पेरिस की उपाधि धारण करने वाला शासक था। तो मध्यकालीन भारत के अंदर हमने यहाँ तक आज का देखा। ठीक है।